पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिससे सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि इस तबाही के बाद पैदा होने वाले सारे बच्चे वायरस के साथ ही पैदा हो रहे थे। अब क्या इंसानियत का खात्मा होने वाला था, ये जानेंगे हम आज की इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मार्क को दिखाते हुए, जो बचपन से ही अपने डैड के साथ एक सुनसान जंगल में रहता था। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त होता। उसके डैड हमेशा चुप रहते, मार्क को बस दो ही बातें सिखाती थी। उनका कहना था कि जंगल के बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और बचे हुए इंसान ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिन में उसके डैड शिकार करने जाते थे और मार्क को अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक दे दिया करते। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और किताबें पढ़ने में गुजरा था। हालांकि उसकी कहानी की किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी, मगर फिर भी मार्क को उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उस किताब में एक जादुई परी का भी जिक्र होता है। उसके हाथ पर बचपन से ही एम का निशान बना हुआ था और मार्क मानता था कि ये जादुई साइन है, क्योंकि उसका नाम भी तो एम से शुरू होता है। अब एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्क को एक वैन दिखाई देती है। उसे डर लगता है कि अंदर कोई होगा, इसीलिए वो पास नहीं जाता, लेकिन काफी सोचता है उसके अंदर क्या होगा। इसलिए अगली सुबह पानी भरने के बहाने फिर से वैन के पास जाता है। वो हिम्मत करके चुपके से अंदर जाता है, जहाँ सब कुछ साफ सुथरा था, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी पड़े हुए थे। इसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई रहता होगा। तभी अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी और मार्क बुरी तरह डर जाता है। लेकिन पास आकर उसे पता चला कि ये भी एक बच्चा ही है। बच्चा बड़े प्यार से अपना खिलौना मार्क को पकड़ाता है, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो दोस्ती करना चाहता है। खिलौना लेकर मार्क उसे भी अपना हेडफोन निकाल कर दे देता है। पहले तो लड़का भी डर रहा था, लेकिन जब वो खूबसूरत आवाज सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि दोनों हम उम्र ही थे तो एक दूसरे की कंपनी उन्हें काफी पसंद आ रही थी और उनकी जल्द ही दोस्ती हो जाती है। उस लड़की का नाम मिकी होता है, जिसकी काफी अच्छी आदत थी और अब कुछ देर बाद उसे वहाँ से जाना था। वो बिना किसी झिझक के अपना सबसे पसंदीदा खिलौना मार्क को दे देता है। लेकिन जब मार्क वापस जा रहा था तो अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। वो जंगल में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बंदूक लिए एक औरत उसके सामने आकर उसे रोक देती है। लेकिन जब वो मार्क के हाथ में खिलौना देखती है तो उसका रवैया फौरन बदल जाता है। वो प्यार से मार्क को जल्दी से घर जाने को कहती है और साथ ही उसे कुछ जंगली फल भी देती है। मार्क समझ आता है कि ये औरत मिकी की माँ है, क्योंकि उसने अपने बेटे का खिलौना पहचान लिया। फिर मिकी की माँ अपने बेटे के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। माँ बेटे को गले लगती देखकर मार्क को थोड़ी जलन होती है। घर वापस आकर वो खिलौना छुपा देता है, लेकिन वो पानी भरना भूल गया था, जिसके लिए उसके डैड उसे डांट देते हैं। तभी वो आगे बढ़कर अपने डैड को गले लगा लेता है, लेकिन फौरन ही उसके डैड उसे दूर कर देते हैं। उसके बाद मार्क कई बार मिकी की माँ से मिलता है। उसकी ममता भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिलाती हैं। एक दिन रात के खाने के टाइम वो आखिरकार हिम्मत करके अपनी माँ के बारे में पूछ लेता है, लेकिन उसके डैड बस चुप रहते हैं। मार्क आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। वो छुपकर खिड़की के पीछे से देखता है कि उसके डैड बाहर छुपकर एक वीडियो देख रहे हैं। अगली सुबह उसके डैड हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक उसे चीखों और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बेटे को कहीं छुपने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर देखने चला गया। मार्क घूम फिर कर झाड़ियों में छुप जाता है और उसे मिकी की माँ कुछ दूरी पर जख्मी हालत में बैठी हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके डैड बंदूक लेकर उसकी तरफ जाने लगे और उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर मार्क सदमे में आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इतने जालिम हो सकते हैं। वो फौरन भागकर घर आ जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करता है। उसके डैड भी घर आ गए। उनका मूड बहुत खराब होता है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मार्क हेडफोन लगाकर ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके अंदर की टेंशन और दिमाग में उठ रहे सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। जब उसके डैड सो जाते हैं तो वो चुपके से उनका वीडियो कैमरा उठा लेता है, जिसमें इनकी फैमिली की खूबसूरत यादें। जब ये हंसी खुशी रहा करती थी उस टाइम मार्क पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी। अगली वीडियो में उसकी माँ काफी डरी हुई थी और परेशान
जान दिख रही होती है। वो मार्क से कहती है, मेरी जान, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके साथ ही उसके डैड की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है और यहीं पर वीडियो बंद हो जाती है। मार्क को शक होता है कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है। उसे भी अपने डैड से खौफ आने लगा। इसलिए जब उसके डैड गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो उन्हें हथकड़ी से बांध देता है, अपना बैग पैक करता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वो फिर उस वैन के पास आकर आसानी से अपने दोस्त मिकी को ढूंढ लेता है और उसे जंगल से भागने के लिए कहता है। लेकिन मिकी अपनी माँ का इंतजार करना चाहता था। मार्क अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाता और उसे सब कुछ बता देता है और क्योंकि वो परेशान था तो मिकी उसे गले से लगा लेता है, जिससे मार्क को पहली बार किसी के अपना होने का एहसास होता है। अब दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मार्क रुक जाता है क्योंकि वो बचपन से अपने डैड के साथ रहा है, इसीलिए उसे खतरे का अंदाजा हो जाया करता था, जिसका अंदाजा उसे अब भी हो जाता है। वो मिकी को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है और सामने आए ज़ॉम्बीज से दोनों बच जाते हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज आना बंद ही नहीं हुए तो दोनों लड़के भागते रहे। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई पुरानी कार दिखाई देती है, तो वो बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो कार को पलट के रख देंगे। जब दोनों बच्चे डर रहे होते हैं तो बाहर अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई इन ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था और अब एक एक करके ज़ॉम्बीज गिरते जाते हैं। तभी कार का दरवाजा खुला और वहाँ मार्क के डैड होते हैं। दरअसल सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने फौरन अपनी हथकड़ी तोड़ दी और अपना दिमाग लगाते हुए मार्क के भागने के निशान ढूंढ लिए। अच्छी बात ये हुई कि वो जल्दी पहुंच गई और खतरे के टाइम ऐन वक्त पर अपने बेटे को बचा लिया। डैड मार्क को गोद में उठा लेते हैं और ये देखकर सुकून की सांस लेते हैं कि उसे चोट नहीं आई। तभी दूर से फिर ज़ॉम्बीज की चीखें सुनाई देती हैं, तो उसके डैड बिना देरी किए अपने बेटे को गाड़ी से खींचकर निकल जाते हैं। मार्क मिकी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन डैड उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। इसीलिए वो अपने डैड से हाथ छुड़ाकर पहली बार जोर से चीखता है। तब डैड बड़ी हैरत से उसे देखने लगते हैं। वो मार्क को कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज पास आ रही थी, इसीलिए वो अपने बेटे को एक पेड़ की जड़ के पीछे छुपा देते हैं और बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज से लड़ने चले जाते हैं। मार्क हिम्मत करके खड़ा हुआ और दूर से देखता है कि उसके डैड बहादुरी से ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं और धीरे धीरे मिकी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्क सोचता है कि मेरे डैड किस तरह मेरी हिफाजत कर रहे हैं और डैड बुरे नहीं हैं जो मैं उनके बारे में सोचा करता था। मगर अब अगले ही पल एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ पास आने लगा और मार्क के बहुत करीब है। उसके पास भागने का टाइम नहीं है। वो कांपते हुए अपनी छोटी गन उठाता है। उसके डैड फौरन गोली की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं कि उनके बेटे को कुछ हो ना गया हो, इसीलिए वो फौरन पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वो फौरन अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और ये देखकर उनकी जान में जान आई कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी मार्क अपने डैड के हाथ पर चोट का निशान देखता है। दरअसल ज़ॉम्बी से बचते हुए उन्हें गलती से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो जानते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ आगे नहीं जा सकता। वो गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे पीछे हटकर एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उन्हें अपने जिस्म में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। वो फौरन सफाई देते हैं कि उस दिन मिकी की माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उन्हें डर था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसीलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। मार्क अपनी माँ की तस्वीर निकाल कर दिखाता है और पूछता है क्या माँ भी ऐसी ही मरी थी। डैड नाम सर हिलाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तो एक परी थी जिसे काटने पर भी कुछ नहीं होता था और तुम्हारे हाथ पर बना वो निशान भी परियों वाला है। ज़ॉम्बी वायरस के फैलने से कुछ टाइम बाद उसे कुछ सिपाही अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर मार्क को एहसास होता है कि मैंने अपने डैड को कितना गलत समझा। उन्होंने हमेशा बस अपना प्यार अपने दिल में ही छुपा के रखा हुआ था, इसीलिए वो अपने डैड को गले से लगा लेता है। लेकिन अब पछताने का, अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। उसके डैड के जिस्म में वायरस फैलने लगता है और वो अपनी आखिरी होश में अपने बेटे को भागने का कहते हैं। फिर अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन गई। जब मार्क को कार में अपना दोस्त मिकी मिलता है तो उसका हाथ पकड़कर ये आगे बढ़ने लगा। तभी पहाड़ी से एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे मार्क समझ गया कि ये गोली मेरे डैड को लगी है और वो अब नहीं रहे। अब उसे डैड के मरने का दुख तो था, लेकिन अब उसका दिल पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया था और उसे अब अपनी माँ को ढूंढना था। अब वो दो छोटे लड़के सुनसान जंगल में घूमते रहते हैं। रास्ते में
में खेलते कूदते वो कब इंसानी बस्ती में पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चलता। वो रेलवे ट्रैक के किनारे एक अंकल को धूप में आराम करते हुए देखते हैं। दोनों बच्चे उनके पास जाकर कुछ खाने को मांगते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी थी। अंकल भी उन पर तरस खाकर उन्हें खाना दे देते हैं। अंकल जब सुनते हैं कि मार्क अपनी माँ को ढूंढने के लिए उस जगह जा रहा है जहाँ परियां रहती हैं, तो वो उदास हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अंकल का कोई है या फिर वो जगह ही नहीं पाई जाती। वो दोनों बच्चों की मदद करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि उनके सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अंकल उन्हें मारना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने सारे बच्चों को पिंजरे में बंद करके रखा है। अंकल इस बात से खुश थे कि मार्क और मिकी सही सलामत हैं, वायरस से बचे हुए हैं। अपने समेत अंकल को उन सब बच्चों के लिए बुरा लगता है जिनकी मौत वायरस से हुई। वो दोनों बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं ये कहते हुए कि आगे बढ़ो बच्चों, क्या पता तुम्हें वायरस का इलाज मिल जाए। अंकल को गुड बाय करने के बाद मार्क और मिकी रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ते हैं। जल्दी उन्हें एक टूटी हुई ट्रेन नजर आई। पहली बार ऐसी बड़ी सी कोई चीज देखकर बच्चे काफी हैरान रह जाते हैं। इंजन से खेलने के बाद वो पीछे वाले डब्बे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज नजर आए, इसीलिए दोनों डर कर भागने लगते हैं। पर तभी सामने से दो गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने हाथ में गन्स पकड़ी हुई थी और वो इन पर तान देती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक वीरान फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जहाँ उन गुंडों का बॉस था गैंगस्टर दोनों सही सलामत बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है। मिकी का चेहरा थोड़ा मासूम सा था और आंखें काफी साफ थी, इसलिए गैंगस्टर को लगता है कि ये बच्चा जन्नत से आया हुआ फरिश्ता है। क्योंकि इस तरह के माहौल में इंसान होना बहुत मुश्किल था, तो गैंगस्टर उसे अपने पास खास समझकर रख लेता है और मार्क को मारने का हुक्म देता है क्योंकि एक टाइम पर एक ही सही सलामत बच्चा काफी था। लेकिन एक गुंडा मार्क की माँ की तस्वीर देखकर थोड़ा पिघल सा जाता है, उसे मार्क पर तरस आ रहा था। गैंगस्टर बॉस वॉकी टॉकी पर बाकी लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे एक सेहतमंद बच्चा जो मिल गया था। तभी वो गुंडा जिसे मार्क के साथ हमदर्दी थी, मौका पाकर चुपके से मार्क को छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि एक और बच्चा जिंदा रहेगा तो दुनिया में थोड़ी और उम्मीद रहेगी। मार्क बहुत वफादार है, इसलिए वो अकेला नहीं भागता बल्कि सभी गुंडों के सो जाने का इंतजार करता है और चुपके से मिकी के कमरे में घुस गया। अब अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो दोनों उनके ठिकाने से भाग जाते हैं। अगली सुबह गैंगस्टर बॉस देखता है कि दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए वो गुस्से में अपने आदमी को गोली मार देता है। उधर मार्क एक बिल्डिंग में सामान ढूंढ रहा था। वो पहली बार साफ कपड़े पहनता है और बाहर मिकी से मिलने जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि बॉस उसका पीछा करते हुए अपने आदमियों के साथ यहाँ भी आ गया है। उसके आदमी मिकी को घेर लेते हैं और गायब हुए मार्क को पकड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक ड्रोन कहीं से आ जाता है और गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बॉस और उसके सारे गुंडे मारे जाते हैं। ढेर होकर नीचे गिर पड़ी। मार्क फौरन नीचे भागा और देखता है कि कुछ सिपाही एक महफूज जगह से बाहर आ रहे हैं। वो उनके सामने आने वाला होता है कि मिकी उसे सर हिलाकर रोक देता है। तब एक सिपाही उस तरफ जाने लगा जहां मार्क छुपा हुआ था, जो देखते हुए मिकी जमीन से बंदूक उठाता है और जानबूझकर सिपाही का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। यहाँ वो अपने दोस्त मार्क की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है और खुद को शूट कर लेता है। अब उसके मरते ही सिपाही भी अपनी खोज बंद कर देते हैं। मार्क इससे काफी दुखी हो गया। अपने दोस्त की मौत का गम उसे उभरने नहीं दे रहा था क्योंकि अपने डैड के बाद उसने अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया जो इतना अच्छा था। मार्क को अपने डैड की वही बात याद आती है कि बचे हुए इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे पता चला कि दुनिया में कोई परी वगैरह नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं और उसके हाथ पर बना निशान कुछ और ही है। ये जानकर मार्क गुस्से में अपने सपनों की किताब फाड़ देता है। अब उसके आगे बढ़ने की एक ही बड़ी वजह सालों से बिछड़ी हुई अपनी माँ को ढूंढना। इसके बाद मार्क एक वीरान शहर में आया जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अब खंडर बन चुकी हो, सड़कें सुनसान पड़ी हैं और डरावनी चीखें हर तरफ गूंज रही हैं। मार्क अपने डर पर काबू पा चुका था और वो बार बार ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बच निकलता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंचता है जहाँ उसकी माँ की तस्वीर खींची गई। वो बिना डरे बिल्डिंग में घुस जाता है और एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगता है। आखिर में उसे एक खिड़की के पास एक औरत खड़ी हुई नजर आई जिसने उस तरफ मुंह किया हुआ था। मार्क को ये अपनी माँ जैसी ही लगती है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे आगे बढ़ा, औरत का हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लेता है। वो औरत पीछे मुड़ के नहीं देखती बल्कि मार्क के हाथ पर काट लेती है बुरी तरह। तब मार्क को पता चलता है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। वो घबरा कर पीछे हटता है और दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही पल
फिलहाल मार्क फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसे उम्मीद थी कि वो उसकी माँ होगी, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक बिल्डिंग से एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है। मार्क आवाज सुनकर उस तरफ चला गया। वहाँ एक 3D वीडियो चल रही थी। जो आदमी स्पीच दे रहा होता है कि जो बचे हुए यहाँ पर लोग आए थे, ये कैंप उनकी वजह से ही तबाह हुआ है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ जमा होने लगते हैं, लेकिन मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके पास रहने की कोई वजह नहीं बची थी। वो हेडफोन लगाता है और मन ही मन दुआ करने लगा। जिस बीच उसे पता नहीं चल पाता कि आसपास बहुत सारी गोलियां चल रही हैं और पास के ज़ॉम्बीज मर मर कर नीचे गिर रहे हैं। जब मार्क पीछे मुड़ता है तो उसके ऊपर बहुत सारी लेजर लाइट के पॉइंट्स थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के सिपाही आ गए थे और उन्होंने ही ज़ॉम्बीज को मारा था। तभी एक लेडी सोल्जर देखती है कि मार्क को काटा गया है। वो धीरे धीरे उसके पास आई। मार्क आखिरी बार उसी प्यार से बस गले लगाना चाहता था और वो उसके गले लग जाता है। तभी फीमेल सोल्जर की नजर मार्क के हाथ पर बने M के निशान पर पड़ती है, तो वो फौरन अपना मास्क हटा देती है और चिल्लाकर अपने साथियों को कहती है कि इसके हाथ पर निशान है। जिसके बाद वो मार्क को अपने साथ सेफ जगह पर ले जाने लगती है। अब इसका मतलब ये था कि निशान वाले लोगों को ज़ॉम्बीज के काटने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनके अंदर खास किस्म की पावर्स थी। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।